Hello friends, now a new good morning to all. Today I will give you the solutions of chapter 2, class 8 science. Chapter name microorganisms, friend and foe. I will tell you in Hindi also. आपको पता है बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो सूक्ष्म जीवी। इनमें से कुछ सूक्ष्म जीवी हमारे मित्र भी है और कुछ फॉर्म हमारे शत्रु भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर 2 की शुरुआती पैराग्राफ के तहत माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स क्या है। यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस which we normally cannot see. These are called microorganisms और microbes। कहने का मतलब ये है, हमारे आसपास बहुत से जीव जंतु रहते हैं जिन्हें हम हमारी आंखों से नहीं देख सकते। हम इन्हें सूक्ष्म जीवी कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। कुछ अलग अलग कलर के होते हैं, कुछ ब्रेड के चिपके रहते हैं, कुछ कहीं किनारे पे चिपके रहते हैं, कुछ गंदगी में रहते हैं, कुछ कहाँ रहते हैं। आगे देखिए आप, कुछ एक्टिविटी हमारे सामने दे रखी है। हम मिट्टी लें, उसको बीकर में भरें, उसमें थोड़ा पानी डालें और आप जो सोइल पार्टिकल है उनको नीचे बैठने दें। उसके बाद में आप थोड़ा पानी की बूंद डालें, उसमें देखिए तो माइक्रोस्कोप से पता चलेगा आपको। ऐसे ही कुछ पानी की बूंदी डालें तालाब से लेके और ग्लास साइड में उसको फैलाएं। उसके बाद माइक्रोस्कोप से उसको देखें आप। ये जो आपका ऑब्जर्वेशंस है ये आपको पता या बताएगा कि ऑर्गेनिजम्स किस किस कैटेगरी के हैं। कुछ हमारे मित्र भी हैं, कुछ हमारे शत्रु भी हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनका वर्गीकरण अलग प्रकार से किया गया है, जैसे बैक्टीरिया, फंगी और प्रोटोजोआ। और कुछ एल्गी भी है। ये एल्गी वही है जिसे आप शैवाल बोलते हैं। वायरसेस है, ये माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लेकिन औरों से अलग है। ये रिप्रोड्यूस सेल्स के अंदर ही फिर बार बार होता है। ये बैक्टीरियम है, प्लांट और एनिमल में भी अंदर से होता रहता है। कुछ वायरसेस की फ़ोटो हम फिगर 2.5 में देखेंगे। कुछ एलिमेंट्स कॉमन होते हैं जैसे जुखाम, इन्फ्लुएंजा, फ्लू और खांसी से संबंधित सीरियस बीमारी जैसे पोलियो है, चिकन पॉक्स है, ये भी वायरस की वजह से होती है। कुछ बीमारियां जैसे डिसेंट्री और मलेरिया है, ये प्रोटोजोआ से होती है, जबकि टाइफाइड और टीबी है ये बैक्टीरियल बीमारियां हैं। ये सब कुछ आपने क्लास 6 और 7 में पढ़ा होगा। अब आप देखिए एक एक फिगर हम बारी। जब बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप से देखने से इस प्रकार के हमें दिखाई देते हैं। नीचे है आपकी क्लामाइडोमोनास स्पिरोगाइरा, ये एल्गी है जिसे हम शैवाल भी बोलते हैं। अमीबा ये है जिसमें एक आंख मानी जाती है। ये पैरामेसियम है, इनको प्रोटोजोआ बोला जाता है। नीचे फंगी है, ब्रेड मोल्ड। आप घर पे खाना खाने के लिए ब्रेड लाते हैं तो थोड़े दिनों बाद उस ब्रेड पे इस प्रकार की फंगी जम जाती है। पेनिसिलियम है, एस्परगिलियस है। ओके, ये फंगी है एक प्रकार से। आगे देखिए आप, ये वायरसेस है इस प्रकार से। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, ये सूक्ष्म जीवी कहाँ रहते हैं। ये सूक्ष्म जीवी बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड होता है। कुछ एल्गी प्रोटोजोआ मल्टी सेलुलर होते हैं, जैसे एल्गी है और फंगी है। ये सभी प्रकार के वातावरण में रहते हैं। और जो ठंडा प्रदेश है या
हॉट स्प्रिंग है, यह रेगिस्तानी इलाका है, दलदली इलाका है, सब जगह पाए जाते हैं। कुछ एक फ्रीली रहते हैं और कुछ दूसरे जीवों के साथ बढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, सूक्ष्मजीवी और हमारा क्या तालमेल है, इसके बारे में आप देखिए। कुछ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कर्ड, दही, ब्रेड, आपको पता है केक, ये हमारे सब काम आते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट, हम जब सब्जी धोते हैं, वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फैसेस, ये जब टूट जाते हैं, जो आइटेबल यूजेबल नहीं है, उनमें बैक्टीरिया सब आ जाते हैं। बैक्टीरिया है, ये मिट्टी में मिल जाने के बाद में इनसे मिट्टी भी सॉइल फर्टिलिटी बनती है। आगे देखिए, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, दही कैसे बनता है और ब्रेड कैसे बनती है। कर्ड है, उसमें बहुत ही सूक्ष्मजीवी जीव होते हैं। बैक्टीरियम की वजह से लैक्टोबैसिलस का बढ़ावा होता है दही में, इससे ये दूध के अंदर इसकी मात्रा बढ़ा देता है और उसको कन्वर्ट कर देता है बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया ज़्यादा बढ़ने से फिर चीज़, घी, ताज़ा घी बनता है, पिकल, अचार भी बनता है और फूड आइटम और भी बनते हैं। रवा, सूजी, इडली, बतूराज, ये सब बनते हैं। कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बैक्टीरिया और यीस्ट है, ये चावल है, इडली और डोसा बनाने में हेल्पफुल होते हैं। ये देखिए आप, मैदा कैसे बनता है। टेक 1.5 किलो फ्लोर, आटा ले आप, उसमें चीनी मिलाएं, कुछ गर्म पानी मिलाएं, उसके बाद में यीस्ट पाउडर मिलाएं, इससे सॉफ्ट बनेगा। आपने क्या देखा, 2 घंटे के बाद में आपके सामने इस प्रकार का मैदा बन जाएगा। यीस्ट है, ये रिप्रोड्यूस होते हैं, बार बार कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो हम सांस निकालते हैं सांस में। बबल्स ऑफ द गैस है, ये भी बनते हैं। ये सब यीस्ट के बारे में आपको बताया गया है। ब्रेड, पेस्ट्रीज और केक्स बनाने में काम आता है। कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक वाणिज्यिक क्या सदुपयोग है। अल्कोहल बनाने में, वाइन बनाने में ये काम आती है। बार्ले, वीट, राइस, क्रूस्ड फ्रूट जूस, ये सब में काम आता है। अब आप देखिए आगे, अल्कोहल की स्मेल है, वो भी इन्हीं की वजह से बनती है। शुगर है, शुगर से अल्कोहल बनना भी फर्मेंटेशन कहला जाता है। लुइस पास्चर ने सबसे पहले फर्मेंटेशन की खोज 1857 में की थी, 1857 में की थी। ये वही 1857 है जब हमारे देश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या क्या है, तो ये हमें जैसे एंटीबायोटिक टैबलेट में काम आती है, इंजेक्शन और कैप्सूल बनते हैं पेनिसिलिन के। ये मेडिसिन्स है जो हमारे अंदर जो जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से बीमारी फैलती है उसको मारती है। एंटीबायोटिक्स इन मेडिसिन्स को कहते हैं। आगे देखिए, 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन ए कल्चर ऑफ डिजीज़। इन्होंने बहुत सारी बीमारियों पर रिसर्च किया। उन्होंने देखा कि किस प्रकार से मैं बैक्टीरिया को बढ़ने से रोक सकता हूँ। उन्होंने बहुत सारे बैक्टीरिया मारे। इस प्रकार से उन्होंने पेनिसिलिन की खोज की। एंटीबायोटिक्स है, ये हमें जैसे जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं और इसकी खोज के माध्यम से हमें ये भी पता लगा कि किस प्रकार से जीव जंतुओं में ये माइक्रोबियल इन्फेक्शन होता है, उसका इलाज किस प्रकार से किया जाए। ये बहुत सारी जानकारियां हैं जो डॉक्टर अपने पास रखता है और बाद में
पशु, पक्षी और मनुष्य का इलाज करता है। जब कोई बीमारी किसी माइक्रोब को लेके आती है हमारी बॉडी में, तब हम हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाते हैं ताकि हम उसका सामना कर सकें। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको धीरे धीरे आगे पढ़ने को मिलेगी। माइक्रोब्स हम हमारे लेवल पे बना के फिर उसका वैक्सीनेशन करते हैं। टीबी, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, और अभी आपको पता है अभी जैसे कोरोना काल चल रहा है तो हमने हमारे देश में कोवैक्सीन, कोविशील्ड जैसी वैक्सीन बनाई जा चुकी है और सभी लोगों को ये को 2-2 डोज दी जा रही है। एडवर्ड जेनर है जिन्होंने वैक्सीन सबसे पहले स्मॉल पॉक्स की 1798 ईस्वी में बनाई थी। हमने हमारे बचपन में भी इनके बारे में पढ़ा होगा। बहुत सी बीमारियों के डोज हमें भी लगे होंगे, खासकर बच्चों के ऐसे ज़्यादा डोज लगते हैं। इनके बार बार टीवी पे एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं। पोलियो की खुराक, हेपेटाइटिस और बहुत सारी चीज़ें हैं। पल्स पोलियो प्रोग्राम का उल्लेख भी आता है और पोलियो उन्मूलन का भी आता है। कई बार विश्वव्यापी अभियान भी चलाया जाता है किसी बीमारी के रोकथाम के लिए, जैसे स्मॉल पॉक्स के लिए लगा था। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, हम मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ाने के लिए भी हम कई बार इनका इस्तेमाल करते हैं। ये इनको हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं। द नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, ये आपके सामने है, फोटो इनकी दे रखी है आपके सामने। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, हम किस प्रकार से वातावरण को शुद्ध करते हैं, ये सब दे रखा है। भूजन पहेली ने स्कूल के गार्डनर में खाद बनाने की प्रक्रिया पूछी तो किस प्रकार से माली ने, बागवान ने उनको इस बारे में बताया। टेक टू पोट्स एंड फिल ईच पोट हाफ विथ सॉयल, मार्क AB, उसमें कुछ वेस्ट रखें, एक में पॉलिथीन बैग्स रखें, तो धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा किस प्रकार से किस बैग में ज़्यादा मैन्योर बना है। आपको दोनों मटकों में क्या अंतर दिखाई दिया? एक में प्लांट वेस्ट है, उसमें यूरिया मैन्योर बन गई, और एक में प्लास्टिक है, उसमें नहीं बनी। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे हम नोटिस करेंगे। डेड ऑर्गेनिक मैटर है, उनको आप वो धीरे धीरे मिट्टी में मिलके मिक्सअप हो जाते हैं और धीरे धीरे गायब भी हो जाते हैं, क्योंकि मिट्टी के अंदर उनका वेस्टेज सब मिल जाता है। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे हम पढ़ेंगे अब। ऐसे कौन कौन से जो हार्मफुल है, सूक्ष्मजीवी, उनको पैथोगेंस बोलते हैं, जो मिट्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, कपड़ों को, लेदर को, सबको। डिजीज़ कोजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन्स, हमारे मनुष्य के अंदर ऐसी कौन कौन सी बीमारियां होती है, इसके माध्यम से इनको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। सामुदायिक बीमारियां जो कि एक ग्रुप से लेकर दूसरे ग्रुप तक फैलती है, जैसे कोलेरा है, आम जुखाम है, चिकन पॉक्स है, टीबी है। ये सब जानकारी आपके सामने दे रखी है। आगे देखिए आप, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं बीमारी को एक से दूसरे के पास ले जाते हैं, जैसे आपके सामने फीमेल एनोफेलिस मॉस्किटो है, इससे मलेरिया फैलती है, ये आपको पता है। जितने भी जो मच्छर है सब गंदे पानी में पनपते हैं और वहीं से ही ये एक प्रकार का आपको बताया गया कि किस प्रकार से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ले जाते हैं और बीमारी फैलाते हैं। आगे देखिए, टीबी का कारण है बैक्टीरिया और ये हवा के माध्यम से फैलता है। इसकी रोकथाम कैसे की जाए? पेशेंट को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जाए और दूसरों से अलग रखा जाए।
ये सब के लिए समान है। मीजल्स है, ये वायरस की वजह से होता है, हवा से फैलता है। चिकन पॉक्स है, वायरस की वजह से एयर कांटेक्ट से फैलता है। पोलियो वायरस और एयर या वाटर दोनों से फैलता है। तो इनमें बीमार व्यक्ति को आइसोलेट कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए सबसे, और वहाँ उसको वैक्सीनेशन उसका किया जाए एक सूटेबल एज में, ताकि इन बीमारियों से बचा जा सकता है। कोलेरो बैक्टीरिया से होता है, वाटर फूड से, टाइफाइड जिसे हम हमारी भाषा में भाव बोलते हैं, बैक्टीरिया से होता है वाटर। इसको एक उसकी खाने पीने की और रहने की अच्छी व्यवस्था की जाए, उसे पका हुआ अच्छा खाना दिया जाए, उसे गर्म पानी पीने के लिए दिया जाए और वैक्सीनेशन उसका किया जाए। हेपेटाइटिस ए, ये भी वायरस से फैलता है, पानी से। बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, गर्म उबला हुआ पानी पिलाएं और वैक्सीनेशन करें उसका। मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलता है, मॉस्किटो से, ये प्रोटोजोआ इसका कारण है, और मच्छरों से फैलता है, इसके लिए आपको बता दिया। आप स्प्रे करें इंसेक्टिसाइड्स का, और मच्छरों को ज़्यादा ना फैलने दें, आसपास सफाई रखें। कुछ कॉमन बीमारियां हैं जिसके बारे में हम धीरे धीरे उल्लेख करते रहेंगे आपके सामने। डिजीज कोजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इन एनिमल, जानवरों में कौन कौन सी बीमारी, जैसे रॉबर्ट कुक है, इन्होंने बैक्टीरियम बैसिलिस एंथ्रासिस, जिससे एंथ्रेक्स डिजीज होती है, उसकी खोज की थी। एंथ्रेक्स डिजीज कोजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म प्लांट्स। पेड़ पौधों में कौन कौन सी बीमारियां होती है, देखिए आप आगे। सिट्रस कैंकर, ये बैक्टीरिया से होती है और हवा इसका कारण है, हवा का माध्यम है। रस्ट ऑफ व्हीट, गेहूँ गल जाना, सड़ जाना, पक जाना, फंगी है। एयर सीड्स, हवा या बीजों की वजह से होती है। भिंडी में पीलापन पड़ जाता है, वायरस की वजह से इंसेक्ट्स का कारण है। फूड पॉइजनिंग, हम नया जो है वो है फूड पॉइजनिंग का मतलब ये है कि कई बार भोजन हमारे डाइजेस्ट नहीं हो पाता और वह कुछ और कारण की वजह से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। कुछ खाना हमारी बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंस पैदा करता है, इससे भोजन जहरीला बन जाता है और हमारी 1-2 दिन तबीयत खराब रहती है। फूड प्रिजर्वेशन, भोजन को सुरक्षित कैसे करें, इसके लिए भाई हम धीरे धीरे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है केमिकल मेथड, रासायनिक विधि है। प्रिजर्वेटिव्स, नमक और एडिबल ऑयल है, ये कॉमन केमिकल्स है। इसके अलावा नमक या एसिड प्रिजर्वेटिव है, जैसे अचार बहुत दिनों तक हमारे घर में पड़ा रहता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो केमिकल मेथड से सुरक्षित रखी जा सकती है। प्रिजर्वेशन बाई कॉमन साल्ट, आम नमक जो हमारे घर के अंदर है, जैसे मीट है, मछली है, ये इनको बाहर से नमक लगा के ड्राई साल्ट करके इनको रखा जा सकता है, इनके बैक्टीरिया नहीं लगता है। साल्टिंग से फ़ायदा ये है कि आंवला, रो मैंगो और टमरिंड, इनको भी ऊपर नमक लगा के इनको भी पकने में नहीं हम लोग इनको, आंवला है, कच्चा आम है, और भी चीज़ नमक लगा के खाने में स्वादिष्ट लगता है। प्रिजर्वेशन बाई शुगर, जाम है, जिल्ली है, स्क्वेसेस है, इनके ऊपर हम चीनी लगा के हम इनको स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। प्रिजर्वेशन बाई ऑयल एंड विनेगर, अचार है और भी चीज़ें हैं, इनको हम जैसे वेजिटेबल है, फ्रूट है, फिश है, मीट है, इन सब को भी हम तेल में डाल के या विनेगर में डाल के इनको हम सुरक्षित रख सकते हैं। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स, कुछ चीज़ों को हम गर्म करके या ठंडा करके हम इनको सुरक्षित रख सकते हैं। कुछ से चीज़ों को हम लो टेम्परेचर में रखते हैं। वाई डज द मिल्क दैट कम्स इन पैकेट्स नॉट स्पॉइल, क्या कारण है कि जो दूध पैकेट्स में आता है वो कभी भी स्पॉइल नहीं होता है, नुकसान नहीं, वो कभी ख़राब नहीं होता है, क्योंकि वो
मिल्क इज पैस्चुराइज्ड। व्हाट इज पैस्चुराइज्ड, दे रखा आपके अंदर। पैस्चुराइज्ड दूध क्या होता है उसमें, उसको 70 से डिग्री से लेकर डिग्री पर 15 से 30 सेकंड्स तक उनको गर्म किया जाता है और उसके बाद में उनको रखा जाता है। ऐसा करने से जो माइक्रोब्स है उनके पनपने की गति रुक जाती है। इसकी खोज सबसे पहले लुईस पास्चर ने की थी और इसीलिए इसको पैस्चराइजेशन कहा जाता है। स्टोरेज एंड पैकिंग, फिर इनको भाई ड्राई फ्रूट्स है और भी चीज़ें हैं, इनके सी लगा के इनको टाइट पैकेट बना के उनको हम माइक्रोब से बचा भी सकते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन, आपने बैक्टीरियम राइजोबियम के बारे में पढ़ा होगा क्लास 6 और 7 में। इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। राइजोबियम है ये लेगुमाइनस प्लांट्स की जड़ों में होता है। आगे देखिए आप, ये सिंबॉलिक रिलेशनशिप इनमें सभी पेड़ पौधों में होता है। मगर आपने ये देखा होगा कि नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में हमेशा सतत रहती है। आगे देखिए हम इसके बारे में क्या बात करते हैं। नाइट्रोजन साइकिल, हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस है। नीचे इसका पूरा डाटा बना रखा है, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सोइल। उसके बाद में ये देखिए आप किधर से क्या आता है, ऊपर देखते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है। उसके बाद लाइटनिंग के माध्यम से ये नीचे आती है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फ्लेक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इन टर्न फ्लेक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजिनियस कंपाउंड्स अपडेट बाय प्लांट्स, ये दे रखा है। इधर ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम एक्सेप्शन एंड डेथ, एनिमल्स ईट प्लांट्स, बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसेस नाइट्रोजन। यहाँ आपको ये बता रखा है किस प्रकार से, किस चक्र से नाइट्रोजन हवा में जाता, फिर हवा से वापस हमारे यहाँ आता है। तो बच्चों आज और कुछ वर्ड्स आपके सामने, एल्गी, एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडीज, बैक्टीरिया कैरियर्स, कम्युनिकेबल डिजीज, फर्मेंटेशन, फंगी, लैक्टोबैसिलस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन फिक्सेशन, पैस्चराइजेशन, पैथोगन, प्रिजर्वेशन, प्रोटोजोआ, राइजोबियम, वैक्सीन, वायरस, यीस्ट। तो बच्चों आज का चैप्टर आपको कैसा लगा, मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। और मैं यही उम्मीद रखता हूँ आप लोगों से। आप लोगों से एक बात करनी थी, किसी भी चैप्टर से संबंधित कहीं भी कोई दिक्कत आए, आप प्लीज़ मेरा जो यूट्यूब चैनल है मेमोरी फैक्ट्स, उसमें जो वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसके नीचे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और यदि आपको बहुत ही अच्छा लगा ये सेकंड चैप्टर, तो प्लीज़ आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त को लिंक भी भेजें। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आप लोगों के साथ लगातार सतत रूप से रिश्ता बना के चल रहा हूँ। हो सकता है कि मुझ में कुछ कमी रही हो या बहुत बड़ी कमी रही हो, प्लीज़ आप लोगों का सर्कुलेशन कन्वर्सेशन का मेरे साथ रहेगा तो वो कमी भी मैं जल्दी दूर करूँगा। बहुत अच्छा, जय गुरुदेव, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आप लोगों का प्यार इसी प्रकार से मुझे मिलता रहे। थैंक यू, थैंक यू।